नमस्कार और स्वागत है आपका फिर भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत के इस 21वें लेक्चर में। हम लोग अपनी चर्चा नेटवर्क की क्रैशिंग जारी रखेंगे और हमेशा की तरह पाठ्यक्रम के मॉड्यूल तथा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की विषय सूची यहाँ दी हुई है और आज का हमारा लेक्चर है नेटवर्क की क्रैशिंग, जिसमें कि हम पिछली बार की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में हम दो उदाहरण लेंगे। एक उदाहरण तो हम लोगों ने पिछली बार किया था, उसी को हम लोग एक बार फिर से दोहराएंगे और एक नया उदाहरण लेकर क्रैशिंग किस प्रकार की जाती है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहला उदाहरण लेते हैं। ये पिछली बार कवर हुआ था कि एक प्रोजेक्ट में 6 गतिविधियां हैं, ए से लेकर एफ तक, और उनकी परस्पर निर्भरता इस चित्र में दिखाई गई है और अवधि भी ज्ञात है। अवधि यहाँ पर दी हुई है सभी गतिविधियों की और उसको एक दिन से क्रैश करने की जो अतिरिक्त लागत है वह इस तालिका में दी हुई है। तो हमने देखा था कि इस प्रोजेक्ट में जहाँ पर की 6 गतिविधियाँ हैं, बी और ई ये वाला पाथ जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि इसके थ्रू जाने में हमें 12 दिन लगते हैं, ए डी से 10 दिन लगते हैं और सी एफ से 9 दिन लगते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सामान्य रूप से अगर हम संसाधनों का आवंटन करेंगे तो 12 दिन में होगा। अब बात यह आती है कि हम इसको क्या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पाथ ए डी 10 दिन, बी ई 12 दिन और सी एफ 9 दिन। इसको अगर हम एक दिन से क्रैश करते हैं तो हमें क्या क्रैश करना होगा। पिछली बार हमने देखा था कि हम ई को 6 की जगह 5 दिन में करने की कोशिश करें। यहाँ पर 5 कर दिया तो अब हमारा प्रोजेक्ट 11 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर हम इसको एक और दिन क्रैश कर दें तो फिर वही बात है कि ई को ही क्रैश करेंगे, क्योंकि ई का कॉस्ट स्लोप, जो लागत का स्लोप था, वो सबसे कम है। हमें बी के बजाय ई को क्रैश करना सस्ता पड़ रहा था, तो इसलिए हम ई को ही एक बार फिर क्रैश करेंगे और उसको 4 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ए डी भी 10 दिन में ही हो रहा है। अर्थात अगर हम इसको 3 दिन क्रैश करना चाहते हैं तो हमें न सिर्फ ई को 3 दिन में करना होगा, बल्कि डी को भी 5 दिन में करना होगा, 6 दिन के बजाय। तो ये यहाँ भी दिया हुआ है कि ई 3 दिन में पूरा किया जाए और डी 5 दिन में पूरा किया जाए, तब हमारा प्रोजेक्ट 9 दिन में पूरा होगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि ए डी, बी ई और सी एफ, ये जो तीनों रास्ते थे, इन तीनों रास्तों की लंबाई 9 दिन हो गई है। तो अगर हम एक और दिन से इसको क्रैश करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट को 8 दिन में ही पूरा करना चाहते हैं, तो न सिर्फ हमें ई को एक दिन क्रैश करना होगा और 2 दिन में करना होगा, डी को भी 5 की जगह 4 दिन में करना होगा और सी एफ में से एफ को हमें 5 की बजाय 4 दिन में करना होगा। तब हमारा प्रोजेक्ट 8 दिन में पूरा तो हो सकता है। अब इसके लिए हमें अतिरिक्त लागत कितनी लगानी है, चाहे वो 1 दिन की क्रैशिंग हो या 2 दिन की क्रैशिंग हो, 3 दिन की क्रैशिंग हो, उसमें अतिरिक्त लागत क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन भी हमने पिछली बार की थी। और जहाँ तक सामान्य रूप से प्रोजेक्ट पूरा करने की बात है, वहाँ पर अतिरिक्त लागत कोई भी नहीं है। इस तालिका में 1 दिन से क्रैश करने की अतिरिक्त लागत दी हुई है। ये जो कलर कोडिंग की गई है वो ये है कि ए और डी एक पाथ में है, बी और ई एक पाथ में है और सी और एफ एक पाथ पर हैं। तो जब हम ए डी में से चुनते हैं कि किसको हम क्रैश करें, इसमें हमने डी का चयन किया था, वो इसी के आधार पर करते हैं। ए का कॉस्ट स्लोप 4000 है, डी का कॉस्ट स्लोप 1000 है, तो डी को क्रैश करना श्रेयस्कर है। उसी प्रकार बी और ई में ई को क्रैश करना श्रेयस्कर है और सी और एफ में से एफ को क्रैश करना श्रेयस्कर है।
तो इसी आधार पर अगर हम एक दिन क्रैश करते हैं तो अतिरिक्त लागत आएगी 1500, क्योंकि हम ई को एक दिन से क्रैश कर रहे हैं। और जब हम 2 दिन से क्रैश करते हैं तो ई को ही 2 दिन से क्रैश करेंगे और अतिरिक्त लागत होगी ई के 2 दिन अर्थात 3000 रुपये। जब हम 3 दिन से क्रैश करेंगे तो न सिर्फ हमें ई को 3 दिन क्रैश करना है अर्थात 4500 की अतिरिक्त लागत, बल्कि डी को भी एक दिन क्रैश करना होगा अर्थात कुल लागत हो गई 4.5 और एक 5,500। जब हम 4 दिन से क्रैश करने की बात करते हैं तो हमें ई को 4 दिन, डी को 2 दिन और एफ को 1 दिन अर्थात कुल लागत हो गई 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये अतिरिक्त लागत में हमारा प्रोजेक्ट, जो कि 12 दिन सामान्य आवंटन में शुरू हुआ था, अब 8 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अब सभी गतिविधियां क्रिटिकल हैं अर्थात हम किसी भी गतिविधि में यह नहीं सोच सकते हैं कि हम इस गतिविधि को आगे पीछे कर सकें। कोई भी गुंजाइश हमारे पास नहीं है। 10,000 रुपये खर्च होंगे, प्रोजेक्ट 12 की जगह 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये भी ध्यान रखने की बात है, हमने ई को 6 दिन से 2 दिन में पूरा करने की बात की है अर्थात जहाँ तक तकनीकी संभावना का सवाल है, टेक्निकल पॉसिबिलिटी का सवाल है, वहाँ पर ई 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। यह भी पिछली बार बात हुई थी कि हर गतिविधि की एक न्यूनतम अवधि मानी जा सकती है, होती है कि चाहे हम कितने भी संसाधन लगा दें, वह गतिविधि क्रैश टाइम से कम में पूरी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर वो हमने कॉन्सेप्ट इन्वोक नहीं किया है, हम 2 दिन तक उसको ले गए हैं। अगर ये होता कि ई 3 दिन से कम में नहीं हो सकता है तो यहाँ पर हम ई को क्रैश नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तब हमको देखना होता कि क्या हम बी को क्रैश कर सकते हैं। अगर हम बी को क्रैश कर सकते हैं तो ये 6-2 की जगह 5-3 का कॉम्बिनेशन लेते और फिर भी हम प्रोजेक्ट 8 दिन में पूरा कर सकते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्रैशिंग के कॉन्सेप्ट्स आशा है आप तक पहुंचा पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से नेटवर्क को क्रैश करने की विधि के जो स्टेप्स हैं उन पर नज़र डालते हैं कि किसी नेटवर्क को क्रैश करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स उठाए जाते हैं। पहला है नेटवर्क के क्रिटिकल पाथ और संबंधित गतिविधियों की पहचान, और उसके साथ साथ नेटवर्क में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से आवंटन पर परियोजना की लागत। तो हम क्रिटिकल पाथ तय करते हैं, संबंधित गतिविधियां पहचानते हैं और उस आधार पर परियोजना की लागत का आकलन करते हैं। दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पाथ की गतिविधियों की लागत का स्लोप ज्ञात करना। महत्वपूर्ण गतिविधियों की लागत के स्लोप के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करना और क्रम के अनुसार क्रिटिकल पाथ पर आने वाली गतिविधियों को क्रैश करना। गतिविधियां केवल उनकी क्रैश अवधि, क्रैश ड्यूरेशन तक ही क्रैश की जा सकती हैं और संशोधित नेटवर्क का विश्लेषण कर यदि आवश्यक हो तो ऊपर दी हुई प्रक्रिया को दोहराना। तो इस प्रकार से हम नेटवर्क की क्रैशिंग कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने इन 3 बिंदुओं पर विचार किया था कि यह भी हो सकता है कि क्रैश करने से परियोजना की लागत कम न हो किंतु परियोजना की अवधि कम हो जाए। तो परियोजना की अवधि कम होना और परियोजना की लागत कम होना यह एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। परियोजना की गतिविधियों की अगर अवधि कम होगी तो जाहिर सी बात है कि परियोजना की अवधि कम होगी, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की लागत कम होगी या नहीं यह हम लोग हर स्टेप पे निर्धारित करते चलते हैं। किसी गतिविधि को एक हद से अधिक क्रैश नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गतिविधियाँ केवल उनकी क्रैश अवधि तक ही क्रैश की जा सकती हैं। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गतिविधि जो पहले क्रिटिकल नहीं थी, अन्य गतिविधियों को क्रैश करने के चलते वो क्रिटिकल तो नहीं हो गई है। यह बात हमने इस उदाहरण में भी देखी कि बीई जो पाथ था उसको हम क्रैश करते गए,
एक समय ऐसा आया कि मात्र BE को क्रैश करने से प्रोजेक्ट की अवधि कम नहीं होगी और हमें अन्य पाथ पर आने वाली गतिविधियों को भी क्रैश करना होगा। तो जो पहले गतिविधियां क्रिटिकल नहीं थीं, वो अन्य गतिविधियों को क्रैश करते हुए क्रिटिकल हो गईं। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं और यहां दिए गए स्टेप्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। यहां पर 7 एक्टिविटीज हैं, 7 गतिविधियां हैं, A, B, C, D, E, F और G। गतिविधियों की सामान्य और क्रैश अवधि नेटवर्क में दर्शाई गई है। क्रैश अवधि को ब्रैकेट में दिया गया है। यह मान लें कि अप्रत्यक्ष लागत 6000 प्रतिदिन है। यहां पर गतिविधि A है, B, C, D, E, F और G। इनकी सामान्य अवधि यहां दी हुई है, 3, 4, 3, 2, 5 और 5। क्रैश अवधि अर्थात न्यूनतम अवधि जो उस गतिविधि में चाहिए ही, वो दी हुई है 2, 2, 1, 1, 5, 2, 2, 1, 1, 2 और 5। यहां ध्यान से देखिए कि यहां पर सामान्य अवधि और क्रैश अवधि यह एक ही है, अर्थात इस गतिविधि को किसी भी प्रकार से क्रैश नहीं किया जा सकता है। यह गतिविधि तो इतना समय लेगी ही। साथ ही साथ इसकी लागत का डिटेल भी हमको मालूम है, वो हम आगे शेयर करेंगे। तो आइए पहले विभिन्न गतिविधियों की सामान्य अवधि, क्रैश अवधि और उनकी लागत जो कि इस तालिका में दी हुई है उसको देखें। तो वहाँ पर जो चित्र में इंफॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, वहाँ पर A से लेकर G तक की सामान्य अवधि जिसको कि हम TN कह रहे हैं और क्रैश अवधि जो कि हम कह रहे हैं TC, वो यहाँ दी हुई है। सामान्य लागत भी दी हुई है और क्रैश लागत भी दी हुई है। यहाँ पर डेटा थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ पर एक दिन से क्रैश करने की अतिरिक्त लागत नहीं दी है, बल्कि जो क्रैश लागत है वो दी है। इससे हमें लागत के स्लोप को ज्ञात करना है। एक बार फिर से आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा एक्टिविटी G की ओर, गतिविधि G, जहाँ पर कि सामान्य अवधि और क्रैश अवधि एक ही है, 5 दिन, और सामान्य लागत और क्रैश लागत भी एक है, 20,000 रुपये। तो आइए अगला स्टेप है, या पहला ही स्टेप एक तरीके से, क्रिटिकल पाथ और गतिविधियों की पहचान। तो वो तो नेटवर्क एनालिसिस का मामला है कि हमने कहा कि A में 3, B में 4, C में 3, D में 4, E में 5, F में 2 और G में 5 दिन लगने हैं, और उनकी परस्पर निर्भरता अगर इस प्रकार की है तो हमारा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम ये ज्ञात कर लेंगे कि यह परियोजना 16 दिन में पूरी हो सकती है, तो हम 16 से शुरू करेंगे और लास्ट फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम हर गतिविधि का यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पाथ क्या हुआ? क्रिटिकल पाथ हुआ 1, 2, 4, 5, 6, अर्थात 1, 2, 2, 4, 4, 5 और 5, 6। और गतिविधियाँ A, C, E और G ये क्रिटिकल निकल कर आई, अर्थात जो अन्य गतिविधियां हैं अर्थात B, D और F वो इस समय क्रिटिकल नहीं है। तो अब बात आती है परियोजना की सामान्य लागत। वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट जो कि सभी एक्टिविटीज़ में लगनी ही है, वह तमाम एक्टिविटीज़ की नॉर्मल कॉस्ट के योग को हम ले सकते हैं, अर्थात 5,000, 6,000, 9,000, 5,000, 7,000, 8,000 और 20,000। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा नंबर आता है 60,000। तो डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष कॉस्ट जो है वो है 60,000। और क्योंकि प्रतिदिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत 6,000 दी हुई है और हमने ये देखा कि हमारा प्रोजेक्ट 16 दिन में पूरा होगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई 96,000। अब इस 96,000 और 60,000 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,56,000 रुपये आती है। अब देखना यह है कि हम इस 16 को कैसे कम कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं,
और 16 को कम करने के चलते इस कॉस्ट में और इस कॉस्ट में और उसके फलस्वरूप इस कॉस्ट में क्या अंतर आता है। अगला स्टेप है क्रिटिकल गतिविधियों के लिए लागत का स्लोप। इसके लिए हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ हैं, 4 गतिविधियां हैं, ए, सी, ई और जी। और यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैश ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट ये दिया हुआ है। तो हम लागत का स्लोप निकालते हैं और ए के लिए आएगा 5000 और 7000 का डिफरेंस, 7000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 अर्थात 2000। तो 7000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2000 रुपये। तो एक दिन से ए को क्रैश करने का कॉस्ट भी 2000 होगा। इसी प्रकार से सी, ई और जी का अगर हम कॉस्ट स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो 4000 और 3000 आएगा। जी के कॉस्ट स्लोप का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको हम क्रैश कर ही नहीं सकते। तो अब अगला स्टेप होगा इन गतिविधियों को एक क्रम में रखना और उसके अनुसार यह तय करना कि किस एक्टिविटी को या किस गतिविधि को हम क्रैश करेंगे। तो सबसे कम स्लोप ए का है, उसके बाद ई का और फिर सी, अर्थात इसकी रैंकिंग हो गई 1, 2 और 3। तो ये क्लियर है कि क्योंकि ए का सबसे कम कॉस्ट स्लोप है तो गतिविधि ए को सबसे पहले एक दिन से क्रैश किया जाना चाहिए और उसमें आने वाली अतिरिक्त लागत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में जुड़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि संशोधित परियोजना की लागत क्या होगी। कॉस्ट स्लोप ए का है 2000, तो रिवाइज्ड कॉस्ट क्या हो गई, रिवाइज्ड कॉस्ट हो गई 1,56,000 जो हमारे पास पहले से आई थी, उसमें 2000 रुपये जुड़ गए ए के एडिशनल अतिरिक्त और 6000 रुपये कम हो गए क्योंकि अब हमने एक दिन इनडायरेक्ट कॉस्ट बचाई। तो जो 6000 रुपये पर डे का अप्रत्यक्ष व्यय हो रहा था उसको हमने 6000 रुपये बचाया। तो हमारी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,56,000 प्लस 2000 माइनस 6000 अर्थात 1,52,000 रुपये हुई। तो हम उसको इस प्रकार से तालिका में रख सकते हैं कि परियोजना की अवधि जब 16 दिन थी तो डायरेक्ट कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत 60 थी, अप्रत्यक्ष लागत 96 थी और टोटल थी 156। जब हमने एक दिन से क्रैश कर दिया तो परियोजना की अवधि 15 हो गई, प्रत्यक्ष लागत 2000 बढ़ी और अप्रत्यक्ष लागत 6000 कम हुई और परियोजना की लागत 152 हो गई। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, और अधिक क्रैश करना, यह देखना कि और कौन सी गतिविधि है जिसको कि हम क्रैश कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट की अवधि और भी कम की जा सके। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक दिन से क्रैश करने के बाद नेटवर्क की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर हमने ए को क्रैश किया, यहाँ पर 3 की जगह 2 लिखा और फिर से नेटवर्क की एनालिसिस की और क्रिटिकल पाथ और गतिविधियों की पहचान की। यह करने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ ए, सी, ई, जी ही है, अर्थात हमारे क्रिटिकल पाथ में फिलहाल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और परियोजना की लागत इस समय 1,52,000 रुपये है। तो हम फिर से क्रिटिकल गतिविधियों के लिए लागत स्लोप निकालेंगे जो कि हमने पहले ही 4000 और 3000 के रूप में ज्ञात कर रखा है और अब गतिविधि ए को क्रैश नहीं किया जा सकता क्योंकि हम उसके क्रैश ड्यूरेशन पर ही पहुंच गए हैं। तो हमें सी और ई से ही किसी को चुनना होगा और हम चुनेंगे ई को क्योंकि ई का कॉस्ट स्लोप सी से कम है और ये यहाँ पर रैंकिंग के रूप में दर्शाया गया है कि ई की रैंकिंग सी से अधिक है। तो हम ई को एक दिन से क्रैश करेंगे और फिर से परियोजना की संशोधित लागत को ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे पास क्योंकि ई का कॉस्ट स्लोप 3000 रुपये है तो हमारी लागत प्रत्यक्ष कॉस्ट की 3000 रुपये बढ़ेगी 1,52,000 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर हमारे 6000 रुपये बचेंगे अप्रत्यक्ष कॉस्ट में क्योंकि हम एक और दिन पहले इस परियोजना को समाप्त कर रहे हैं। तो हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,49,000 रुपये आई। तो अगर हम इसको फिर से तालिका में लेके आएंगे तो जब 16 दिन थी तो 1,56,000
15 दिन पर 1,52,000 और 14 दिन पर 1,49,000 रुपए में ही हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि परियोजना की अवधि को कम करने के साथ साथ हमारी कुल लागत भी कम हो रही है। अगला स्टेप और इसके आगे बढ़ने का है और हम एक बार फिर इस नेटवर्क को देखेंगे और ई को 4 दिन में पूरा करने के बाद फिर से अपने नेटवर्क में देखेंगे कि अब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो हम देखेंगे कि अभी भी हमारा क्रिटिकल पाथ ACEG ही है और हमारी परियोजना की लागत 1,49,000 है। तो अगले स्टेप में हम फिर से क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में से स्लोप को कैलकुलेट करेंगे और रैंकिंग देखेंगे कि अभी भी ई की रैंकिंग ही सी से अधिक है। तो हम फिर से एक बार ई को क्रैश करने का प्रयास करेंगे और प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। तो अब की प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 1,49,000 प्लस 3,000 माइनस 6,000 अर्थात 1,46,000 और यहाँ पर अभी भी 16 से 13 दिन पर ले जाने पर हम प्रोजेक्ट की लागत में भी 1,56,000 से 1,46,000 पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब ई को एक और दिन अर्थात 3 दिन में पूरा करने की बात हो रही है, तब अगर हम अपने क्रिटिकल पाथ और गतिविधियों की पहचान करेंगे तो इस नेटवर्क से पाएंगे कि हमारा क्रिटिकल पाथ ACEG तो है ही और साथ साथ ABFG भी हो गया, अर्थात अब B और F भी क्रिटिकल पाथ पर आ गई। अर्थात अब अगर हम प्रोजेक्ट को और क्रैश करना चाहते हैं तो हमें न सिर्फ ACEG को देखना होगा बल्कि हमें ABFG को भी देखना होगा। तो इसके लिए जब हम क्रिटिकल गतिविधियों की लागत का स्लोप देखते हैं तो हमें B, C, E और F इन चारों को देखना होगा क्योंकि A और F के बारे में तो निर्णय पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर लागत के स्लोप इन चारों एक्टिविटीज़ के दिए हुए हैं और उनको हम रैंक कर सकते हैं। अब हमको क्रैश करते समय 4 एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना होगा, B, C, E और F, क्योंकि A और G का निर्णय तो पहले ही हो चुका है। इनके लागत का स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है और इसके आधार पर हम क्रैश करेंगे दोनों पाथ। तो अब हमें B और F पर भी ध्यान देना होगा। तो अब प्रोजेक्ट की अवधि तो 13 दिन से 12 दिन पर लाई जा सकती है। इसको करने के लिए हमें 2 पाथ अर्थात BF और CE इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प हैं कि हम B और C दोनों को क्रैश करें, अर्थात एक यहाँ पे लें और एक यहाँ पे लें। उसी प्रकार B और E को लें तो हम B तो यहाँ क्रैश करें और E यहाँ क्रैश करें। F और C को लें तो इस पाथ से F को क्रैश करें और इस पाथ से C को करें या F और E को करें। तो अब जब कॉस्ट स्लोप में रैंकिंग की बात होती है तो मात्र गतिविधि न हो करके वो एक प्रकार से ग्रुप रैंकिंग लेनी होगी। तो हमारे पास ये 4 ग्रुप बनकर आते हैं और इन 4 ग्रुप्स की कुल लागत का स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है। B और C, अगर हम B क्रैश करते हैं और C क्रैश करते हैं तो हमारी अतिरिक्त लागत आएगी 2,000 प्लस 4,000 अर्थात 6,000। B और E करते हैं तो 2,000 और 3,000 अर्थात 5,000। F और C करते हैं तो 1,500 और 4,000 अर्थात 5,500 और F और E करने पर 1,500 और 3,000 अर्थात 4,500। तो अब इस संख्या के आधार पर हम रैंकिंग करते हैं और देखते हैं कि F और E अर्थात F और E इन दोनों को एक एक दिन से क्रैश करना श्रेयस्कर होगा और उसके लिए हम इस विकल्प को पहला रैंक देते हैं, यहाँ पर दूसरा रैंक, ये तीसरा और ये चौथा रैंक प्रदान करते हैं। तो इस विकल्प को चुनकर अगर हम क्रैश करते हैं तो हम टोटल कॉस्ट या संशोधित परियोजना की लागत का जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास कॉस्ट स्लोप आया 4,500। तो अब हम 1,46,000 में 4,500 जोड़ेंगे और 6,000 घटाएंगे तो हम अभी भी
इस 1,46,000 से प्रोजेक्ट को सस्ते में ही पूरा करते हैं, अर्थात 1,44,500 रुपये में। तो ये इस तालिका में दिया हुआ है कि जब 16 दिन में कर रहे थे तो 1,56,000 था, तो 12 दिन में करने पर 1,44,500 पर ही पूरा हो रहा है। इस उदाहरण से यह भ्रांति भी दूर हो रही है कि यदि हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट अधिक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट या अप्रत्यक्ष लागत 6,000 है और गतिविधियों की कॉस्ट उतनी नहीं है, तो जब हम प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अधिक संसाधन लगा रहे हैं, उसमें अतिरिक्त लागत लगा रहे हैं, तब भी क्योंकि हमारी अप्रत्यक्ष लागत या प्रत्यक्ष कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट अधिक है, तो हमारी कुल लागत कम ही हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को क्या हम और भी शीघ्र पूरा कर सकते हैं। तो हम ई और एफ को एक दिन से क्रैश करने के बाद फिर से नेटवर्क बनाते हैं और अब देखते हैं कि इस नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ और गतिविधियां कौन सी हैं। तो अब हमारे पास अभी भी ACEG और ABFG ही क्रिटिकल हैं और हम परियोजना की लागत 1,44,500 पर हैं और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब हमारे पास मात्र B और C यह ही विकल्प हैं क्रैशिंग करने के लिए, क्योंकि बाकी गतिविधियां अपने क्रैश टाइम पर पहुंच चुकी हैं। E 2 दिन में हो सकती है, 2 दिन में हो रही है। F 1 दिन में हो सकती है, 1 दिन में हो रही है। A 2 दिन में हो रही है, जो कि उसका क्रैश ड्यूरेशन है। G को हम क्रैश कर ही नहीं सकते थे, तो अब हमारे पास विकल्प सिर्फ B और C का है। तो जब B और C को हम क्रैश करेंगे तो हम 1 दिन और कम कर सकते हैं और इन दोनों को क्रैश करने पर हम प्रोजेक्ट को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें एडिशनल कॉस्ट देनी होगी B और C दोनों को ही 1 दिन से क्रैश करने की, अर्थात 6,000 रुपये। तो इस 6,000 रुपये को देने का मतलब ये हुआ कि हमारी डायरेक्ट कॉस्ट 6,000 बढ़ेगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट 6,000 घटेगी, अर्थात हमारी प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट, कुल लागत उतनी की उतनी ही रहेगी। तो हम पहुंच गए इस स्थिति में जहां पर कि एक परियोजना जो कि हम सामान्य संसाधनों के आवंटन में 16 दिन में पूरा कर रहे थे, जो हमारी लागत आ रही थी 1,56,000, अब 11 दिन में पूरी हो रही है और लागत आ रही है 1,44,500। तो क्या अब हम इसको फर्दर और 1 दिन क्रैश कर सकते हैं? जब हम B और C क्रैश करने के बाद नेटवर्क को देखते हैं, तब हमारा नेटवर्क हमको बताता है कि तीनों पाथ ACEG, ABFG और ADG सभी क्रिटिकल हैं। अंततः इस सिंपल नेटवर्क में, इतने सरल नेटवर्क में, ये तो पहले से ही पता था कि हमारे पास यह 3 पाथ ही हैं। इन पाथ में से चाहे वो A, B और C, इन तीनों पाथ में ही कोई ना कोई पाथ क्रिटिकल होगा। जब हमने शुरुआत की तो हमारा ये पाथ क्रिटिकल चला, उसके बाद यह पाथ क्रिटिकल हुआ और अब यह पाथ भी क्रिटिकल हो गया, अर्थात सभी एक्टिविटी, सभी गतिविधियां हमारी क्रिटिकल हो गई। तो अब अगर हम किसी प्रकार से भी क्रैशिंग करना चाहते हैं तो हमें सभी पाथ पर यह देखना होगा कि क्या अतिरिक्त लागत हमको लगानी है। इस समय हमारी लागत है 1,44,500 और अब हम अगर क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल गतिविधियों के लिए लागत स्लोप देखते हैं तो हमें B, C और D इन तीनों को देखना होगा और हमारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि C और D दोनों का लागत स्लोप है 4,000 और B का लागत स्लोप है 2,000। लेकिन हम चूज नहीं कर सकते हैं कि हम B को ही क्रैश करें, क्योंकि मात्र B को क्रैश करने का कोई फायदा नहीं है। D और C भी क्रिटिकल हैं, तो हमें तीनों को क्रैश करना होगा और ये करने से हमारी परियोजना की कुल अवधि 10 दिन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें B, C और D तीनों को क्रैश करना होगा और उसकी लागत आएगी 10,000 रुपये। तो अब अगर हम परियोजना की कुल लागत को देखते हैं तो कुल एडिशनल खर्चा या अतिरिक्त खर्चा होगा 10,000, हम बचाएंगे 6,000, तो 1,48,000। अर्थात यहाँ पर पहुँचकर हमारी प्रत्यक्ष कॉस्ट
अप्रत्यक्ष कॉस्ट से बढ़ गई, अर्थात हमको अधिक खर्चा करना पड़ेगा, हमारी परियोजना की लागत बढ़ेगी, किंतु एक दिन पहले प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा। इस बात को अगर हम अपनी तालिका में लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि परियोजना की अवधि तो 10 दिन हो गई, किंतु प्रत्यक्ष लागत 78.5 से 88.5 हो गई। हाँ, अप्रत्यक्ष लागत 66 से 60 अवश्य रह गई, लेकिन हमारी परियोजना की टोटल कॉस्ट बढ़ी। तो इस बात से यह हमें समझ में आया कि एक हद तक तो प्रोजेक्ट को अगर हम मात्र कॉस्ट के आधार पर देखना चाहें, एक हद पर हमें क्रैशिंग रोक देनी चाहिए। लेकिन अगर हम मात्र यह जानना चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को शीघ्र कब पूरा कर सकते हैं, कोई भी कॉस्ट हो, उसके लिए हम क्रैशिंग करते रह सकते हैं और प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्ञात करते हैं कि क्या न्यूनतम ड्यूरेशन में, न्यूनतम अवधि में परियोजना को पूरा करने की कॉस्ट क्या होगी। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि इस स्तर पर अर्थात 10 दिन पर कुल लागत में वृद्धि हो रही है, और इसका अर्थ है कि 11 दिनों से अधिक समय तक क्रैश करने पर परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। अतः मात्र लागत की दृष्टि से क्रैशिंग को रोका जा सकता है 11 दिन पर। आज की चर्चा का जो सार है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि परियोजना 1,44,500 रुपये की लागत से 11 दिन में पूरी होगी, और क्रैश होने के लाभ ये हैं कि परियोजना की अवधि 5 दिन कम हो गई, कुल लागत में 11,500 रुपये की बचत हुई। लेकिन अगर हम उसको 10 दिन में भी पूरा करना चाहते हैं तो संभव है, मात्र परियोजना की कॉस्ट बढ़ जाएगी, न्यूनतम नहीं रहेगी। परियोजना के शीघ्र पूरा होने से निम्नलिखित लाभ भी होते हैं। अन्य परियोजनाओं के लिए संसाधन का शीघ्र उपलब्ध हो जाना, जो भी ठेकेदार है वो कह सकता है कि हमारी ये परियोजना समाप्त हो गई, जो हमारा इक्विपमेंट, मैन पावर यहाँ पर था वो अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर जा सकता है। शीघ्र समापन बोनस, अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, जिसमें कि प्रोजेक्ट पहले समाप्त करने का बोनस होता है। अभी तक हमने बोनस की बात नहीं की है, हमने मात्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉस्ट को ही कंपेयर किया है। यदि हम उसमें बोनस जोड़ देंगे तो इसी कार्यक्रम में एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। मौसम की अनिश्चितता आदि से बचाव, जब हम प्रोजेक्ट 16 दिन की जगह 10 दिन में ख़त्म करते हैं तो बाद में आने वाले 6 दिनों में मौसम की अनिश्चितता आदि से हम बच जाते हैं। कैश फ्लो में सुधार, अर्थात हमारा जो कैश फ्लो है, जो कि पैसा हमको 16 दिन में मिलना था, वो हमें 10 दिन में या 11 दिन में, जितना भी हमने क्रैश किया है तभी मिल जाएगा, जो कि किसी भी कंपनी के लिए श्रेयस्कर होता है। क्रैशिंग की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग में कंप्यूटरों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और किया जाता है। प्राइमावेरा और MS प्रोजेक्ट आदि कई सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग निर्माण उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। आज हमने मैनुअली अर्थात एक एक स्टेप हाथ से करके इस बात की चर्चा की। किसी बड़े प्रोजेक्ट में तमाम गतिविधियां होती हैं और तमाम डेटा होता है। हर गतिविधि की क्रैश कॉस्ट, उसका क्रैश ड्यूरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉस्टिंग, अप्रत्यक्ष कॉस्ट कितनी कम होगी, कितनी कम नहीं होगी, यह सब डेटा बाय हैंड अर्थात एक कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है। तो आजकल इस पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। आज हमने इसको मैनुअली किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जो सिद्धांत हैं वो अवश्य सीखें, उसके बाद अपने प्रोफेशनल जीवन में कंप्यूटरों का प्रयोग करें, सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करें, लेकिन उन सॉफ्टवेयर से आने वाले आउटपुट की इवैल्यूएशन, या वो सही है या गलत है, उसकी समझ तभी हो सकती है जबकि आपके सिद्धांतों की पकड़ मजबूत है। उदाहरण के तौर पर अब आजकल हाथ से शायद ही कोई चिट्ठी लिखता हो, लेकिन क्या ये कहा जाए कि हम ABCD पढ़ाना बंद कर दें, अ आ इ ई पढ़ाना बंद करते हैं और सबको टाइपराइटर देते हैं, सबको कीबोर्ड देते हैं और उसी पर बच्चे ABCD सीखें। और ABCD सीखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र सीधे सीधे शब्द बनाएं, वाक्य बनाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। हम सिद्धांतों को पहले प्राथमिकता देते हैं और यही बात हमने यहाँ पर की है, जहाँ पर कि क्रैशिंग के कुछ सिद्धांतों को उदाहरणों के माध्यम से आप तक पहुँचाया। हम कंप्यूटर से इस बात को कैसे करते हैं इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इसी के साथ क्रैशिंग पर हमारी चर्चा समाप्त होती है और हमेशा की तरह यह कुछ उपयोगी पुस्तकों की सूची है
जो कि आपको इस पाठ्यक्रम में कवर किए जा रहे मटेरियल को समझने में सहायक होगी। धन्यवाद। नमस्कार।